हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा लैंडमार्क था इस मानव के इतिहास में जिन्होंने आने वाले समय में जो मॉडर्न युग में जितनी क्रांतियां हुई उसके लिए ये एक एग्जाम्पल बन गया। चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, चाहे एशिया अफ्रीका ने अंग्रेजों के विरुद्ध या जो यूरोपियन पावर थी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी हो, या दूसरे क्रांतिकारी जो रशियन रेवोल्यूशन के क्रांतिकारी हो या चाइनीज हो, सभी देशों के क्रांतिकारियों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया कि अगर एक आम सी पब्लिक जो भूखी मर रही है, जिसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है, अगर वो इतने ताकतवर शासकों को हरा देती है तो कोई भी किसी भी शक्ति को हरा सकता है। एक शब्द है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? क्रांति। लेकिन क्या क्रांति खून खराबे को कहा जा सकता है? क्या तोड़ फोड़ हिंसा करना ये क्रांति है? क्रांति का एक्चुअल मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। वो परिवर्तन आप प्रोटेस्ट करके भी ला सकते हो, वो आप हिंसा से भी ला सकते हो, आप तोड़ फोड़ से भी ला सकते हो, आप हथियारों के साथ भी ला सकते हो, वो आप शांति के साथ भी ला सकते हो। जैसे हमारे देश में ये वाइट रेवोल्यूशन हुई। वाइट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? दूध, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई दूध की। हरित क्रांति बोलते हैं, तो वो क्या है? फूड के क्षेत्र में क्रांति हुई। तो इसका मतलब होता है परिवर्तन होना। वो आप संविधान में परिवर्तन करके भी ला सकते हो, वो आप कोई एक्ट पास करके भी ला सकते हो। जैसे 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई था। इसके तहत, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के तहत राजा के अधिकार छीने गए। और किस तरह से छीने गए? एक्ट पास कर दिया, लिखित में लिख दिया, बस उसे शानदार क्रांति कहा गया। लेकिन जो रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो थोड़ी सी अलग थी, वो हिंसक थी। जो क्रांति का एक जेन्युइन मीनिंग लिया जाता है वो उससे रिलेटेड थी। क्यों हुई, कैसे हुई, कारण? क्योंकि कारण होते हैं तभी तो कोई भी इतनी बड़ी घटनाएं होती है। जैसे हमारे 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों की, जब बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या थे? फ्रांस में राजा राज करते थे। आपको पता, उस टाइम 16वीं 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में यूरोपियन और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में किसका शासन था? राजाओं के शासन हुआ करते थे। जो जनता है वो अपने राजा नहीं चुनती थी, बल्कि डायनेस्टी, वंश के आधार पर किसी के फादर ने, कोई फादर किंग था, उसका बेटा भी किंग बन गया, चाहे वो कैसा भी अयोग्य अनाड़ी व्यक्ति हो। फ्रांस में भी ऐसा ही था। फ्रांस में लुई 16वां और लुई 14वां बहुत ताकतवर राजा थे। लुई 14वां तो यहाँ तक कहता था कि मैं यहाँ भगवान का दूत हूँ पृथ्वी पे। बहुत सारे युद्धों में उलझा हुआ था फ्रांस। इवन जो अमेरिका, आपको पता है अमेरिका के जो 13 थे राज्य, 13 राज्यों पर ब्रिटेन का अधिकार था। और ब्रिटेन के विरुद्ध जब क्रांति हुई 1776 में, और इससे पहले 1776 में तो पूरी हो गई थी, फ्रांस ने उसका भरपूर साथ दिया। तो इस तरह से फ्रांस दूसरे देशों के साथ लड़ के युद्ध, उनका खजाना खाली हो चुका था। खजाना कैसे भरता है? टैक्सेज से भरता है, ये समझना जरूरी है। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कि जनता जो है अपनी आय का कुछ हिस्सा सरकार को दे देती है, रूलर को दे देती है, ताकि रूलर जो है वो उस जनता के लिए काम कर सके। जैसे इतने हॉस्पिटल, गाड़ियाँ, बिजली और जितनी भी सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हो, वो सरकार बनाती कैसे है? सरकार के पास एक ही साधन होता है, वो टैक्स होता है, जनता की कमाई से। अब आप बताओ भी टैक्स कैसे लगना चाहिए? उतना लगना चाहिए ना जितनी व्यक्ति की इनकम हो। उस टाइम फ्रांस में 3 तरह के लोग थे।
फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जिन्हें नोबेल बोलते थे या क्लेगरी बोलते थे, मतलब वो लोग जो राजा के परिवारों से आते थे, इनको टैक्स देने से मना किया गया था। सेकंड स्टेट में आते थे वो लोग जो प्रोफेशनल थे, डॉक्टर, इंजीनियर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, वकील, जो पढ़े लिखे हो चुके थे उस टाइम। और थर्ड स्टेट में आते थे पीजेंट, किसान। और किसान जो है उनके पास अपनी भूमि भी नहीं होती थी, वो फ्यूडल जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार, उनके खेतों पर काम करते थे बिना पैसे के। जो थोड़ा बहुत वो जमीन पे फसल उगाते वो टैक्स के रूप में उन्हें भरनी पड़ती थी जबरदस्ती से, क्योंकि गरीब आदमी पर तो हर कोई क्या कर लेता है, अपनी पावर दिखा के टैक्स वसूल कर सकता है। इस तरह से इस भूखी जनता ने अंत में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ राय नहीं जिसका उसे डर हो खोने का। एक बार रूसो थे फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि आदमी आज़ाद पैदा हुआ था लेकिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे लेखक फ्रांस में जिन्होंने फ्रांस के लोगों को इंस्पायर किया कि आप राजा के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ठीक है। और रूसो, वाल्तेयर, इस तरह से बहुत सारे थे जो इस शासन को ख़त्म करना चाहते थे। लुई 16वां को खजाना बहुत खाली मिला और ये 20 साल का नवयुग था जब ये गद्दी पर बैठा। और इसकी रानी थी मैरी अंतोनी, वो ऑस्ट्रिया घराने की थी। लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने सारे अधिकारी कर्मचारी अपने मायके वालों को लगा दिया, और जो लुई 16वां था उसके दिमाग को इतना हैंडल किया कि सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। इस भूखी जनता का कारण टैक्सेस, खजाना खाली होना और महल के खर्चे। बताते हैं कि रानी अंतोनियो कभी दूसरे कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ऐसे सेंट मंगवा कर महल में छिड़के जाते थे जिनकी कीमतें हजारों डॉलर होती थी। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक भूखी मर रही थी, तो जो टॉलरेंस का लेवल था वो ख़त्म हो चुका था। लोग जितना टॉलरेट कर चुके थे, कहते हैं ना अति होना, किसी भी चीज़ की अति हो चुकी थी। और इस अति के रूप में ही जो लोग हैं वो इतने परेशान हो गए कि वो महल की तरफ चल पड़े, उस शहर की तरफ चल पड़े जहाँ राजा रहता था, पेरिस। और बास्तिल जेल का टूटना इसकी एक बड़ी घटना थी। बास्तिल जेल, बास्तिल की जेल को तोड़ा गया। और इस जेल को क्यों तोड़ा गया, ताकि हथियार मिल सके। राजा के जो सैनिक थे वो तो बहुत ताकतवर थे, पता था उनको कि ऐसा होगा, हमारे पर गोलियां बरसाई जाएंगी, हमें लड़ना पड़ेगा। तो जेल तोड़ी गई ताकि हथियार मिल सके, कैदियों को रिहा कर सके। और ये एक बड़ा सिंबल था कि क्रांति हो चुकी है और राजा को हटाया जाएगा। राजा को मार दिया गया, रानी को पकड़ कर राजा को पकड़ के मार दिया गया। और जनता का शासन कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, फ्रांस में बहुत झटकों से डेमोक्रेसी आई है भाई, बहुत झटकों से। उसके बाद जो है थोड़े से लोग शासन करेंगे, जिनमें से वो लोग तो बिल्कुल नहीं होंगे जिन्होंने क्रांति की थी, फिर भी उनके हाथ में पावर नहीं आती। उसके बाद फिर वहाँ राज्य स्थापित हो जाएगा, उसके बाद नेपोलियन आएंगे, नेपोलियन के बाद फिर दूसरे राजा स्थापित हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रांस में घटनाएं होती रहती। चलो पढ़ते हैं। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई, ये आज भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रांस में। 1789 द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस आपको पता है ना फ्रांस की राजधानी, वो आज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, एक चेताने वाला समय था। द किंग हैज़ कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, राजा ने ऑर्डर दे दिए थे कि जो ट्रूप्स है, सेना है, वो सिटी में आए। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सोन ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, और जल्दी ही ये फैल गई बात। रूमर मैंने चर्चा फैलना, अफवाह बहुत ज़्यादा होती है ना इन टाइम, कि वो जल्दी ही कह देगा कि सिटीजन पर गोली चलाई जाए।
Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. और 7,000 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम पीपल मिलिशिया ने पीपल की मिलिट्री हम बनाएंगे. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म. और उन्होंने कहा कि अगर वो गोलियां चलाएंगे तो हमें भी आर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने बिल्डिंग्स को, सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bristol या Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. इसका मतलब ये है कि एक किला था और किले में ये जेल थी और उनकी इसकी सर्च में कि हाँ वो यहाँ हथियार मिलेंगे, तो लोगों ने इस पर हमला कर दिया. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ बास्तिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड थ्रो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. जो बास्तिल जेल का कमांडर था उसको मार दिया गया और 7 ही कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया. येट द बास्तिल वाज हेटेड बाई ऑल. बास्तिल की जेल से सब नफरत करते थे. क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक है. मतलब यहाँ जो बैठ के राजा इस जेल के उस पे वो लोगों से अत्याचार करता है लोगों पे. डेस्पोटिक मैंने निरंकुश तानाशाही का प्रतीक है जिस पर कोई अंकुश नहीं था. द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिस्ड. जो किला था वो तोड़ दिया गया और जो स्टोन उनसे निकले वो मार्केट में, बाजारों में बेच दिए थे उन लोगों को जो ये प्रतीक रखना चाहते थे, आज़ादी के प्रतीक. उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड. कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रेड की रेट बढ़ रहे थे फ्रांस में, उसके विरुद्ध थे. मच लेटर ये कहा जाता था कि जो वहाँ की करेंसी थी लीवरे, वो उसका इतना डाउनफॉल आ गया था कि एक बोरी भर के लेके जाते और चाय का कप पी के आते भाई. मतलब पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई थी फ्रांस की. मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अब उसकी जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो चुकी थी. Much later, when historian looks back upon this time, they saw as the beginning of the chain of the event and ultimately led to execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये स्टोरी शुरू हुई. ये देखो एक चार्ट दिया हुआ है. इस तरह के चार्ट को आप ध्यान से देखा करो. फर्स्ट स्टेट में क्लैर्जी लोग आते हैं. क्लैर्जी लोग वो होते हैं जो नोबेल्स होते हैं, राजा के परिवार से आते हैं. मतलब राजा ही होते हैं, उसके सेनापति हो गए, उसका भाई हो गया. नोबिलिटी का मतलब लैंडलॉर्ड्स वगैरह आते हैं, सेकंड स्टेट में आते हैं. और इसमें प्रोफेशन भी आते हैं. और थर्ड स्टेट में आते हैं आपके बिजनेसमैन. इसमें थर्ड स्टेट की 3 कैटेगरी मानी गई है. सेकंड में नोबिलिटी आते हैं और थर्ड में एक कैटेगरी है जो ऊपर लेवल पे है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल एक्सेट्रा. ठीक है, लायर. और सेकंड में और थर्ड में आते हैं पीजेंट, आर्टिशियन, शिल्पकार, लेबर, जो आम पब्लिक होती है. ठीक है. इन 1774 लुइस 16 और ब्रूवो फैमिली, ये याद रखना कौन सी फैमिली से था, मतलब ब्रूवो फैमिली थी उसकी, ब्रूवो वंश का राजा था वो. एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस, वो राजा गद्दी पर बैठा. 20 ईयर ओल्ड था, मैरिड था, अस्टीरियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनी. अपन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े थे फ्रांस ने, तो जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो खाली हो चुका था. लॉन्ग वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फ्रांस के सारे रिसोर्सेज युद्धों पर लग चुके थे. एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्सले. वर्सले का जो महल था उसमें एक्स्ट्रावेजेंट बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती थी, ये मैंने बता दिया था आपको. अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प ये
16 helped the 13 American colony to gain their independence and common enemy Britain। और उसका एक ब्रिटेन हो गया। और आपको पता है ब्रिटेन के साथ उसका जो युद्ध था वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं था, बल्कि जो भारत और दूसरे कॉलोनियल स्टेट थी वहाँ अपने पैर जमाने के लिए भी तो युद्ध हो रहा था। आपने पता है कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे, इंडो फ्रेंच वार, 4 युद्ध तो भारत में ही लड़े गए थे। द वार एडिड मोर देन $1 बिलियन लीवरेज टू डेप्ट, उन पर बहुत बड़ा कर्ज था 1 बिलियन का। एंड हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवरेज। लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो सूदखोर थे वो अब बहुत ज़्यादा 10% के करीब लोन पर सूद लेने लगे थे। आपको पता है किसानों को अपना खर्चा पालने के लिए मनी लैंडर से क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, पैसे लेने पड़ते हैं उधार, तो उसके बदले ब्याज जो है वो बढ़ गया था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। और उस टाइम फ्रांस की गवर्नमेंट पे भी कर्ज था, और फ्रांस की गवर्नमेंट ने जिससे कर्ज लिए थे उन्होंने कर्ज के जो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ा दिए। अब जो इतना सारा बजट था फ्रांस का वो तो चला जाता टैक्स पे, इसमें इंटरेस्ट पे करने में, ब्याज चुकाने में, और जो जनता पे करती अपने कामों के लिए वो काम हो ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, वो जनता के जो आम काम, पब्लिक के काम थे वो हो ही नहीं रहे थे। टू मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर एंड यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। और दूसरे खर्चों के लिए फिर टैक्स बढ़ाना था, और टैक्स का बोझ आखिर किस पर लगता? जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो थर्ड स्टेट जो टैक्स पे करते थे उस पर। तो इस तरह से स्थिति बहुत खराब हो गई। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अभी भी वहाँ फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब जमींदारी सिस्टम था। बहुत बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड हुआ करते थे जिनके खेतों पर पीजेंट काम करते थे। ठीक है, dated back to the Middle Age. The term olderism is usually used to describe the society and institution of France before। जो olderism का मतलब यहाँ है कि 1789 से पहले का फ्रांस कैसा था। ठीक है, एस्टेट का मतलब होता है रिच और पुअर के आधार पर जो सतर बना दिए जाते हैं ना, मिडल मध्यम वर्ग के लोग, रिच हाई प्रोफाइल के लोग, इस तरह से। शो इन टू फिगर्स हाउ द सिस्टम ऑफ ईस्टर्न इन स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। स्टेट थी बताई मैंने, फर्स्ट क्लैगरी और सेकंड नोबल, थर्ड में पीजेंट्स। पीजेंट मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो किसान थे वो 90% थे, मतलब मोस्टली जनता पुअर थी। 10% लोग बहुत ठाट बाट से जीवन जी रहे थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। और उनमें से जो 90% थे, इनके पास कुछ के पास जमीन थी जिनके वो बोते थे। सारी जमीनें किसके पास थी? नोबल्स के पास थी, या तो कुलीन वर्ग के लोग थे, जमींदार वगैरह थे, या चर्च था जिस पर पादरी राज करता था, और अदर रिचर मेंबर, या जो उनसे रिच मेंबर थे उनके पास थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लैर्जी एंड द नोबिलिटी इंजॉयड सर्टन प्रिविलेज बाय द बर्थ। और जो नोबल लोग थे, कुलीन लोग थे और क्लैर्जी लोग थे, वो जन्म से ही कुछ प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, विशेषाधिकार में मोस्ट ऑफ देम सेल्वेज वार एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। उनको एग्जेप्शन थी कि आप टैक्स पे नहीं मत करो, मतलब अमीर है उसके बावजूद भी टैक्स पे नहीं करे थे, उल्टे सिस्टम थे ना। द नोबल फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। फ्यूडल का मतलब होता है जो जमींदारों को या सामंतों को अधिकार दिए जाते, और उसमें क्या था? दीज फ्यूडल इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विद देयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। और वो पीजेंट से
किसानों से फ्यूडल ड्यूज मतलब जमीन का किराया ले सकते थे। पीजेंट वर ओब्लिग टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, और जिसकी जमीन पर काम करते थे पीजेंट, उनके जमीन पर बिना पैसे के काम करने के लिए वो बाध्य थे। और जो नोबल थे वो इस बात के लिए क्या थे, उनको प्रिविलेज था कि वो जो पीजेंट है उनसे काम करवा सकते थे। उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे, रोड बनाते थे, मतलब बहुत सारे काम करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथिस फ्रॉम द पीजेंट, एक तरह का टैक्स है टीथिस जिसे चर्च लेता था। ये सारी टर्म आप याद कर लेना, छोटे छोटे सी बातें हैं। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, और भी टैक्स, ये नहीं है कि चर्च को दे दिया, चर्च को अलग से टैक्स दे रहे थे, फ्यूडल को अलग से सर्विस दे रहे थे, राजा को अलग से दे रहे थे, मतलब एक ही जो है वर्ग के लोग भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के यहाँ सेवा कर रहे थे, टैक्स चुका रहे थे, मतलब बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो उनका शोषण, जिससे उसका शोषण झलकता है। आप चित्र में भी देख सकते हो, एक लैंडलॉर्ड्स है, ये जो आदमी है वो पूरी बोरी भर कर लाया है और अनाज पाने के लिए इसके हाथ में जो चीज़ है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया, ये एक मक्खी है, ये बेचारा जो पीजेंट है जो एक मकड़े के जाल में फंस जाता है। मतलब क्या है, जमीन के लिए पैसे लिए, खेती उगाई, वो पैसे का टैक्स बढ़ गया, जो फसल हुई वो लैंडलॉर्ड्स को चुकाने में चली गई, कुछ के चली गई टैक्स पे करने में, बेचारा की ये दशा हो गई। इस चित्र में नोबल मैन स्पाइडर है, मतलब मकड़ा है, और पीजेंट एक फ्लाई, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये क्यों। द स्ट्रगल टू सर्वाइव्स, बचना ही मुश्किल हो गया लोगों को, अब खाने पहनने के लिए ही मुश्किल हो गया। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 3 to 23 million in 1715 to 28 million, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई अचानक तो नहीं बढ़ी, कई सालों में बढ़ी। 1789 तक 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। 28 मिलियन का पता समझते हो ना, 1 मिलियन में 10 लाख होती है। दिस लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन पे स्ट्रेस आएगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, फूड ग्रेन कमज़ोर हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जितनी डिमांड बढ़ रही थी। तो जब ऐसे डिमांड और प्रोडक्शन में गैप आ जाता है ना, तो अचानक पे जो रेट हैं वो हाई हो जाते हैं। अब वो हाई रेट कैसे पे करते, क्योंकि उनका तो बहुत सारा पैसा नोबल, चर्च और किंग में बढ़ जाता था। प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, और ब्रेड वहाँ रोटी की जगह काम आता है, जैसे हमारे यहाँ रोटी खाते हैं, उनका बहुत तेजी से रेट बढ़ गया। Most workers were employed as the laborer in the workshop, whose owned fixed their wage, but wage did not keep pace with the rise of price. बहुत सारे ऐसे वर्कर थे जो एम्प्लॉयड के रूप में काम करते थे, फिक्स वेतन लेते थे, लेकिन उनका वेतन भी रोटी के जो प्राइस था फूड का उसके मैच नहीं खा रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं था उससे। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडन, गरीब अमीर का भेदभाव बढ़ रहा था। थिंग्स बिकम वर्स, चीज़ें बुरी से बदतर हो गई, और उसके ऊपर क्या हुआ, ड्रॉट और सूखा पड़ गया, और वहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ के तूफान आए जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गई। तो इस तरह से क्राइसिस पैदा हुए। ऐसी सिचुएशन पता क्यों आती है, इसलिए आती हैं ताकि ये जो हो रहा है अत्याचार वो कम हो सके, वो ख़त्म हो सके। अति होती है जिस चीज़ की, तो बहुत सारे कारण हैं इस क्राइसिस के। बैड हार्वेस्ट, मतलब प्रोडक्शन नहीं हुई,
अब वो पुअर जो है वो ब्रेड भी नहीं खरीद सकते थे, डिजीज फैल गई थी, ठीक है। और इस वजह से फ्रांस में क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।